हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जय जी डिफेंस वॉरियर्स अग्निपथ बैच से हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिजिक्स पार्ट नेक्स्ट। तो अग्निपथ के अग्निवीर। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम यहाँ पे आज क्या पढ़ेंगे? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हम कार्य कैसे करते हैं, हमें एनर्जी आती है वो कितनी होती है, और हम पावर कैसे लगाते हैं। तो हम आज के लेक्चर में ये तीन चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement। तो वर्क क्या होता है? वो फोर्स का कंपोनेंट और जो डिस्प्लेसमेंट होती है जिस डायरेक्शन में, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट के जो मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोडक्ट को हम वर्क के रूप में डिफाइन करते हैं कि हमने उस पर जो फोर्स अप्लाई किया और वो कितनी दूर डिस्प्लेस हुई, कितनी दूर विस्थापित हुई। तो वहाँ पे जो उसका कंपोनेंट का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमें वर्क आता है। तो वर्क क्या है? इसका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है वो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो जब हम इसे देखेंगे तो एफ डॉट डी, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर में आप पढ़े होंगे, तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये एफ डॉट डी, वेयर W इज द वर्क डन बाय द फोर्स। जहाँ पे W क्या है? वर्क, जो फोर्स के द्वारा कंप्लीट हुआ। जब हम फोर्स उस पर अप्लाई किए तो वो कितना वर्क कंप्लीट किया, वो W है। F इज द फोर्स, D इज द डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय द फोर्स। F जो है वो फोर्स है और D क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट का, वो उसका जो D है वो रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे फिर आगे देखेंगे तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या बताता है? फोर्स वेक्टर, हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? वो होता है थीटा। और कोई भी वर्क मैक्सिमम कब आता है? जब वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम फोर्स उसी डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट हुआ और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तब हमें वर्क डन जो है वो मैक्सिमम गेन करते हैं। और जब हम इसे परपेंडिकुलरली लगाते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते होंगे, तो दरवाजों पे, जो गेट पे जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, वहाँ पे जो वर्क डन है वो मिनिमम होता है, क्योंकि कॉस थीटा वहाँ पे 90 हो जाता है जब परपेंडिकुलरली लगाते हैं। तो वहाँ पे वो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, वहाँ पे वर्क डन हमारा 0 होता है। ये वर्क डन 0 हम कहाँ देखते हैं? जैसे जब कुली किसी सामान को उठा के ले जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली होता है और वो जो सामान होता है वो उसके परपेंडिकुलरली लिया रहता है, तो वहाँ पे वर्क डन 0 आता है। और तो आप लोग कहेंगे, तो कुली तब तो कहेगा कि आप जब जाएंगे तो कहेंगे कि इसका तो कुछ काम ही नहीं किया इसने। लेकिन वहाँ पे उसकी एनर्जी जो होती है, जब हम आप एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि उसके द्वारा वर्क तो नहीं, मैथमेटिकली वर्क तो नहीं हुआ, बट उसने अपनी एनर्जी लॉस की। तो कुली जो है किसके पैसे ले रहा होता है? वहाँ पे एनर्जी के पैसे ले रहा होता है अपने। और मैक्सिमम वर्क डन जो होता है वो जब थीटा 0 होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, तो हमें मैक्सिमम वर्क देखने को मिलता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो वहाँ पे जो हमें उसका मैथमेटिकल वैल्यू मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो अब आगे देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की जो इकाई क्या होती है, वो किस यूनिट पे वर्क करता है। तो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज द जूल। जो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो हम जूल में मेजर करते हैं कि हमने इतना जूल वर्क किया। तो आप देखेंगे एनर्जी की भी जो एसआई यूनिट आगे देखेंगे वो भी जूल ही होती है। तो यहाँ पे जब हम ये देखेंगे कि वर्क और एनर्जी यूनिट में सेम होते हैं, तो ये डिफाइन कैसे होता है? विच इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक जूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब हम किसी फोर्स से वर्क डन, किसी फोर्स को 1 न्यूटन लगाते हैं, 1 न्यूटन फोर्स को जब उस पर लगाते हैं और वो 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो
कवर करता है, तो वहाँ पे उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो हम 1 जूल मेजर करते हैं। यहाँ नीचे पिक्चर में आपको एक आदमी दिख रहा होगा जिसने 25 kg का वेट लिया है और वो 2 मीटर, उसको ग्राउंड से 2 मीटर लिफ्ट किया है, मतलब उसको 2 मीटर तक उठाया है। तो यहाँ पे हम नीचे उसका कैलकुलेशन जब देखेंगे तो यहाँ पे वो बारवेल विंग को 25 kg का है, जो उसको जो है अर्थ से, ग्राउंड से वो 2 मीटर ऊपर लिफ्ट किया है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है, क्योंकि नीचे उससे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है और वो उस बारबेल को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, तो वो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो फोर्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितना ऊपर उठाया है। तो वहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मास इसका 25 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको जब डिस्प्लेसमेंट इसका 2 मीटर है, तो यहाँ पे इसका जो फोर्स कितना लगा, फोर्स जो आया वो 25 इंटू 9.8 जैसा कि आप देख रहे होंगे, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। तो ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 490 जूल, क्योंकि पहले हम यहाँ पे इसका मास फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रखेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है हमेशा अर्थ के लिए, तो वो 9.8 हो जाएगा। और हमें इसका जो है वो वेट दिया गया था, मास दिया गया था 25, और फिर हमने इसका फोर्स निकाल लिया, और उसके बाद हम इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा 490 जूल इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस वर्क डन को डिफाइन करते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो वर्क डन के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम यहाँ पे वर्क के टाइप को भी ऐसे साथ में देख लेते हैं। वर्क 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव वर्क डन वर्क जो है वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप ऑफ वर्क होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक निगेटिव वर्क डन, और एक कौन सा होता है, जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब हमें मिलता है, जब हम फोर्स लगाते हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो हम वहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन देखते हैं। जैसे कि आप किसी भी गाड़ी को पीछे से धक्का देते हैं, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्क डन देखने को मिलता है। निगेटिव वर्क डन हमें कब देखने को मिलता है, जब हम फोर्स दूसरी साइड लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वहाँ पे निगेटिव वर्क डन देखने को मिलता है। ये कब हम देखते हैं, जब हम किसी दरवाजे को क्लोज करते हैं। आप जो ट्रैक्टर ट्राली देखते होंगे, जब ट्राली बैक साइड में जाती है, तो वहाँ पे हमें निगेटिव वर्क डन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक्टर होता है वो ट्राली को पुश करता है पीछे की तरफ, और ट्राली घूम जाती है। तो जब वो ट्राली जब तक सीधी जाती है तब तक तो पॉजिटिव वर्क डन, जैसे वो घूम जाती है वहाँ पे हमें निगेटिव वर्क डन देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो टायर का डिस्प्लेसमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। और जब हम जीरो वर्क डन देखेंगे, तो हम जैसे किसी बुक टेबल पे बुक रखी है, हम उसके ऊपर जोर से पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जीरो वर्क डन देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। हम वहाँ पे फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आ रहा है, तो वहाँ पे हमें जीरो वर्क डन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स भी जैसे फोर्स तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग बेसिस पे। तो यहाँ पे एक जैसे होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होता है जिसमें जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हमारा वर्क डन होता है, तो वर्क डन उस पर हमने फोर्स लगाया और वर्क डन हमें मिला, और लेकिन वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका पाथ कैसा है, चिकना है, खुरदुरा है, या फिर उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, इससे हमें डिपेंड नहीं करता है। तो वो फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, पाथ कैसा भी हो, लेकिन वो वर्क डन जो है हमें
इक्वली मिलता है तो वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो बल फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और यहाँ पे इलास्टिक फोर्स जो होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। और एक होता है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल। असंरक्षी बल जो होता है वो असंरक्षी बल जो होता है, असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि वो पाथ कैसा है, तो इसलिए ये असंरक्षी बल होता है। नॉन कंजर्वेटिव में फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो उसके पाथ पे डिपेंड करता है कि उसका पाथ कैसा है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। जैसे कि हम देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स उसके पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा चिकना पाथ होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा कम लगेगा, जितना ज़्यादा खुरदुरा पाथ होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। विस्कोसिटी जो होती है, जो विस्कोसिटी हम देखते हैं वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ही आती है। श्यानता, विस्कोसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? श्यानता। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कवर किया? वर्क कवर किया। वर्क क्या होता है, वर्क के साथ साथ हमने फोर्स के टाइप देख लिए, वर्क के टाइप देख लिए। वर्क कौन कौन से टाइप के होते हैं? पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और जीरो। फोर्स दो टाइप के जो होते हैं जो वर्क डन से रिलेटेड है, हमने वही बताया है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो जिस पर वर्क डन किया जाता है और वो पाथ पे डिपेंड करता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो कंजर्वेटिव फोर्स, और जो पाथ पे डिपेंड करता है कि पाथ कैसा है उसका, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी को हम जब सिंपल लैंग्वेज में जब इसकी एक डिफिनेशन देखते हैं तो एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब किसी कार्य करने की क्षमता को हम उसकी ऊर्जा कहते हैं। ये एनर्जी की एक सिंपल डिफिनेशन होती है। तो यहाँ पे एनर्जी, इसकी यूनिट भी क्या होती है? हमने जैसा वर्क में बताया था, इसकी यूनिट भी जूल होती है। इट्स यूनिट इज आल्सो जूल। तो एनर्जी जो है वो कई टाइप की होती हैं, लेकिन मेनली ये दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की कौन कौन सी? एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गतिज ऊर्जा। तो जब कोई वस्तु मोशन में होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाई वर्चू ऑफ इट्स मोशन। जो उसके मोशन के कारण उसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, हम भूल गए थे एक बार, एनर्जी की जो सीजीएस यूनिट होती है उसको अर्ग कहते हैं। और जूल और अर्ग में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू जो होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये देखेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। इसका हमें क्वेश्चंस में भी, डेरिवेशन में भी जब हम उसे चेंज करते हैं यूनिट उसकी, तब भी हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है। ये जूल और अर्ग में डिफरेंस है, ये इसकी सीजीएस यूनिट है और ये एनर्जी की एसआई यूनिट है। तो हम अभी क्या देख रहे थे? काइनेटिक एनर्जी। द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ से अब हमने आपको डायमेंशन बताया था, हमने आपको डायमेंशंस भी बताया था कैसे निकाला जाता है। जो इसकी पावर होती है उसी को हम डायमेंशन में लिख देते हैं। तो इसका जूल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? जब इसका डायमेंशन देखेंगे तो मास का क्या हो जाता है? कैपिटल M। और ये लेंथ का क्या हो जाता है? L। तो मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो L2। और टाइम का क्या हो जाता है? T। तो mL2 T-2 mL2
T-2 ये हो जाता है एनर्जी का जूल का डायमेंशन। तो इसकी जो CGS यूनिट होती है वो अर्ग होती है। किसी भी एनर्जी की जो CGS यूनिट होती है वो अर्ग होती है। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे, इसका हमने जूल और अर्ग में बताया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसका हमने रिलेशन भी ये देख लिया है। तो अब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ ट्रक ट्रैवलिंग डाउन द रोड हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड बिकॉज द ट्रक मास इज मच मोर देन द कार। तो यहाँ पे हम देखेंगे अ ट्रक ट्रैवलिंग डाउन द रोड, जब एक ट्रक और एक कार साथ में ट्रैवल कर रही है रोड पे और सेम स्पीड से कर रही है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दोनों की, तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी कार से कहीं ज़्यादा होगी बिकॉज द ट्रक मास इज मोर देन द कार्स मास, द मास ऑफ कार्स। तो यहाँ पे हमें क्यों देखने को मिलता है, क्यों, तो हम यहाँ पे ये एक चीज़ देख सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो मास पे भी डिपेंड करती है। तो एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास, मास जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। अब दूसरा एग्जांपल, अ रिवर फ्लोइंग एट सर्टेन स्पीड कंप्राइजेस काइनेटिक एनर्जी एज वाटर हैज़ अ सर्टेन वेलोसिटी एज मास। तीसरा क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एस्टेरॉयड फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ इज वेरी लार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड जो क्षुद्रग्रह धूमकेतु होते हैं, क्षुद्रग्रह होते हैं, वो जब अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो बहुत अधिक हो जाती है। और चौथा क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एरोप्लेन इज मोर ड्यूरिंग द फ्लाइट ड्यू टू लार्ज मास एंड स्पीड वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी एरोप्लेन की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जब वह उड़ रहा होता है हवा में तो उसका मास एक तो सब ज़्यादा होता है, स्पीड और वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है mv² होता है, k इज इक्वल टू हाफ mv²। या यहाँ पे हमें इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 जब हम करते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी, m इज द बॉडी मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी। और जब हम इसका डेरिवेशन निकालना चाहेंगे तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें इसका डेरिवेशन मिलता है कि ये k इज इक्वल टू हाफ mv² हमें कहाँ से मिलता है। तो अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको इसका डेरिवेशन भी एक अलग से वीडियो बना करके दे देंगे। तो हमने जैसा बताया था कि एनर्जी 2 टाइप की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, अब यहाँ पे भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वहाँ पे गतिज ऊर्जा था तो वो उसके गति के कारण था। अब यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है तो ये इसके स्थिति के कारण होगा, मतलब कि उसकी पोजीशन कैसी है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के कारण कुछ एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो इन द केस ऑफ अ बो एंड एन एरो, एक तीर और एक बो मतलब धनुष में जब हम देखेंगे तो जब हम उसको बनाते हैं तो वो भी एक एनर्जी जो है वो सेव करके रखता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने से पहले जब हम उसको छोड़ते हैं तो जो एरो है वो तो आगे निकल जाती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती है, लेकिन उससे पहले वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन करके रखता है जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्प्रिंग, आप स्प्रिंग के भी केस में देखेंगे कि जब वह इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अपने स्थैतिक पोजीशन से जब वो डिस्प्लेस किया जाता है, उसे खींचा जाता है या फिर उसे दबाया जाता है, तो वो कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है उसको गेन करता है। तो वो कौन सी एनर्जी फिर आ जाती है, स्ट्रेचिंग करने पे उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है क्योंकि वो आगे पीछे होने लगता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी पहले तो किस में रहती है, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वो चेंज होकर के काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है,
कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी पोजीशन के कारण होती है। वो जिस पोजीशन में रखा होता है उस पोजीशन के कारण वो कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफिनेशन, लेट अस लर्न द फार्मूला। तो अब हम इसके कुछ फार्मूले देखेंगे। तो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू ऑब्जेक्ट। जब हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम बुक को टेबल पे रखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, तभी वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती हैं। तो उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हुई रहती है वो ये होता है mgh, मतलब मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और हाइट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमें क्यों मिला? क्योंकि वो जहाँ पे हम उसको रखे हैं उस पर ग्रेविटी, अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रही है, तो वो हो गया। और मास हो गया, और हाइट मतलब वो किस हाइट पे रखा है उसके ऊपर भी ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन हो गई। वेयर एम इज मास इन किलोग्राम, मास को हम हमेशा किलोग्राम में लेंगे। जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने आपको बताया। एच इज हाइट इन मीटर्स, हाइट भी क्या लेंगे हम? मीटर में लेंगे। और यहाँ पे हम अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाता है एक काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो फॉर्मूला है ये है W इज इक्वल टू mgh, m का फॉर्मूला हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट का फिर हो गया मीटर। तो इसका जो फिर आ जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, ये इसकी यूनिट हो गई। और जब हम इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो वो भी इक्वल ही आएगी, क्योंकि जब यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? mL2T-2। तो मतलब अब यहाँ से हमें क्या मिला कि एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों का यूनिट सेम, दोनों की डायमेंशन सेम। तो यहाँ पे हम इसके जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी सेम, बट दोनों एनर्जी में डिफरेंस क्या है? वो उसमें मोशन के कारण होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी पोजीशन के कारण होती है। यहाँ पे हमने आपको जैसे पहले ही बताया था, किसी भी टाइप की यूनिट हो जो उसका किसी भी टाइप की एनर्जी हो जो उसकी यूनिट होती है वो सेम होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इज मीजरिंग यूजिंग द यूनिट जूल। और इसे हम हमेशा जूल में ही मीजर करते हैं एनर्जी को। वर्क को भी हम जूल में मीजर करते हैं, लेकिन आगे जाके वर्क को हम कई सारे यूनिट्स में, जैसे हॉर्स पावर में भी हम उसे मीजर करते हैं, वाट में मीजर करते हैं। तो वो अलग अलग अपने अपने डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यूज के हिसाब से हम उसे मीजर करते हैं। लेकिन जो एनर्जी की यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो जूल होती है। तो हम अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये तो हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो उसमें मोशन के कारण एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो उसकी पोजीशन के कारण होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो या पोजीशन और उसकी स्टेट, मतलब उसकी स्थिति और अवस्था के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो मोशन के कारण होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके जब हम फार्मूले को देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है। और फिर जब हम इसे देखेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एनर्जी एक बार देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी किस कारण से आती है? जब हम दो ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो दोनों के कारण एक दूसरे पे वो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, वो ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो उसमें जो एनर्जी मिलती है हमें वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर मूव कर गए तब तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन जो अट्रैक्शन के कारण वो बंधे होते हैं वो एनर्जी जो होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें देखने को मिलती है। इसका हमें फॉर्मूला भी हमें मिलता है, U इज इक्वल टू -G
M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये माइनस जो होता है ये उसका डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे जो इसका जो M1 है ये मास ऑफ, पहले आप जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ही, कम से कम एक ऑब्जेक्ट के बीच में तो लग नहीं सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए मिनिमम तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक का M1 हो जाता है, दूसरे का मास हम M2 ले लेते हैं, और उनके बीच अगर वो r डिस्टेंस पे, हम मानते हैं वो r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उनके बीच का जो उसमें डिस्टेंस r हो गया, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है वो -G(M1 M2) अपॉन आर स्क्वायर आती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमने वर्क डन पढ़ा, वर्क के टाइप्स पढ़ा, फोर्स पढ़ लिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, एनर्जी के टाइप्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या बचा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है? हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहता है कि एनर्जी को हम ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड, ना हम उसे बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि एनर्जी जो होती है वो ना तो बनाई जा सकती है और ना उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसे हम क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू टेक ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अकाउंट, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप इस वर्ल्ड की सारी एनर्जी को आप काउंट करेंगे, फिर उसकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आती है। आप वर्ल्ड की छोड़िए, आप किसी एक इन्वायरमेंट को ले लीजिए और वहाँ की सारी एनर्जी को आप काउंट कर लीजिए, फिर कुछ समय बाद आप वहाँ से, लेकिन एनर्जी बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी भी प्रकार की एनर्जी किसी भी फॉर्म में वो बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर आप कुछ दिनों बाद वहाँ पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, आप देखेंगे वो एनर्जी उसके फॉर्म अलग अलग हो चुके होंगे, वो किसी रूप से किसी रूप में बदल चुकी होगी, लेकिन जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा पुराने ही जो कैलकुलेशन रहेगा सेम आंसर देगा। तो यहाँ पे यही हमें बताता है कि इसे ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, हम इसको बना भी नहीं सकते हैं कि चाहे हम इसे बना लें, क्रिएट कर लें, तो नहीं हो सकता है। जब हम यही मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ देखते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो हमेशा दोनों के जो ऐड होगा, दोनों का सम होगा, उसका ये दोनों सम हमेशा इक्वल रहेगा। वो चाहे कहीं कभी कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल कम, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन जब हम दोनों का सम करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे हम किसी भी बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो जब हम उसे ऊपर की तरफ ये नीचे से फेंकते हैं तो पहले तो वो काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक में होता है, फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो वो धीरे होता जाता है, तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। हम ऐसे यहाँ से किसी बॉल को थ्रो किए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, तो लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर जाते गया, यहाँ जब पहुँचता है तो वो वहाँ पे रुक जाता है, तो वहाँ पे इस पोजीशन पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म होकर के पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन फिर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लगता है उस पर, वो फिर नीचे की तरफ आता है, तो फिर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ से फिर वो यहाँ आकर के फिर उसके पास पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है ग्राउंड पे हिट करने से जस्ट पहले। तो लेकिन जब हम यहाँ पे चाहे जहाँ पे सम देखेंगे दोनों का, तो वो इक्वल आएगा। हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक होगी, पोटेंशियल 0, लेकिन जो एनर्जी जैसे हम 5 जूल दिए तो वो 5 ही रहेगा। यहाँ पहुँच के ये काइनेटिक 3 हो सकती है और पोटेंशियल 2 हो सकता है, लेकिन ये 5 से कम कभी नहीं आएगा, ये हमेशा 5 रहेगा।
तो ये मैकेनिकल एनर्जी का लॉ जो कहता है वो यही कहता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसके बाद चलेंगे पावर की तरफ। पावर, शक्ति, ये नाम से ही पता चलता है शक्ति। वी कैन डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की जो दर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट इज़ द वर्क डन इन यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम में जो हमारी कार्य करने की दर होती है, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, उसे ही हम पावर कहते हैं। कि किसी जैसे किसी चीज़ में पावर ज़्यादा है, वो जैसे हम देख लेते हैं, किसी गाड़ी में देख लेते हैं, उसकी पावर ज़्यादा है तो वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है। किसी इंजन की पावर कम है तो वो 5 मिनट में 7 किलोमीटर ही जा पाता है। तो वो पावर पे, क्योंकि उसका डूइंग वर्क जो है टाइम के साथ कम हो गया, क्योंकि वही 5 ही मिनट में वही चीज़ 10 किलोमीटर तक गई, वही 7 किलोमीटर तक गई। तो जो 7 तक गई उसकी पावर कम होगी, और जो 10 किलोमीटर तक गई उसकी पावर ज़्यादा होगी। इसकी जो यूनिट होती है पावर की, उसे हम वाट में करते हैं। हमने आगे बोला था ना, ये भी एक प्रकार का एनर्जी से मिलकर एनर्जी से बना है, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है तो वर्क का क्या होता है, जूल, और ये हो जाएगा टाइम मतलब सेकेंड। तो इसका जो यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, मतलब 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल। कार्य को हम 1 सेकेंड में जब करते हैं तो वो हमारा 1 वाट होता है। और जो पावर की जो फॉर्मूला हो जाएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे किसी भी यूनिट टाइम में जो उसके द्वारा वर्क किया गया, वही उसकी पावर कहलाती है। लेकिन कई बार इस पावर को हम, जैसे जब उसे हम बड़ी पावर में देते हैं, बड़े टर्म में देखते हैं, तो वो हार्स पावर में चेंज हो जाता है। जैसे आप घर पे जो ट्यूबवेल होती हैं, उसमें जो सबमर्सिबल होते हैं, उसकी पावर जो हार्स पावर में मेजर की जाती है। और जैसे कई सारे इंजन्स होते हैं हम देखेंगे, तो वो हॉर्स पावर में आते हैं। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 746 वाट। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 75.7 होती है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 746, जब हम इसे कैलकुलेशन में लेते हैं तो 746 ही लेते हैं। तो ये होती है उसकी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये बड़ी यूनिट होती है। और जो वाट होती है वो छोटी यूनिट होती है, लेकिन दोनों ही पावर की ही यूनिट है। आप देख सकते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 745.7 वाट होती है। तो अब एवरेज पावर देख लेते हैं। एवरेज पावर, एवरेज जैसे कि हम एवरेज नाम से ही पता चलता है, एवरेज औसत। वी कैन डिफाइन एवरेज पावर एज टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। पावर हमें नाम से ही पता चल जाता है कि टोटल जो हमने कुछ भी किया, वो टोटल अपॉन जिस टाइम इंटरवल में किया उसका टोटल जो होता है, वही उसकी एवरेज होती है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में वो है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम, वो कितनी टोटल एनर्जी किया, और अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब कितने टाइम में किया, तो वो उसकी एवरेज पावर हो जाती है। इन सिंपल लैंग्वेज we can say that average power is the average amount of work done or energy converted per unit of time। मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन का जो एवरेज अमाउंट, जो औसत अमाउंट है वर्क डन का या एनर्जी का, वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो जो है पावर, एवरेज पावर हो जाता है। तो पावर का फॉर्मूला हम देखेंगे। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन अपॉन एन ऑब्जेक्ट। हमने देखा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहाँ पे सिंपल P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क हो जाएगा W, कितने टाइम में गया तो वो T, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसकी जब हम यूनिट देखेंगे तो स्टैंडर्ड मैट्रिक वर्क, जो जैसे वर्क का जो होता है जूल, और वर्क का जूल होता है, और टाइम का सेकेंड होता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। डायमेंशन जब देखेंगे
तो हम देखेंगे कि जूल का डायमेंशन हमने क्या बताया था, mL2T-2। अब यहाँ पे ये सेकंड और आ जाएगा, यहाँ पे हमें सेकंड और देखने को मिल जाएगा तो T मिल जाएगा। तो इसकी जो एग्जैक्ट डायमेंशन हो जाएगी mL2T-3 हो जाएगी। ये हो गई पावर की डायमेंशन। इसका जब हम अगर MKS में इसका हम फार्मूला भी यहाँ से निकाल सकते, अगर हमें डायमेंशन पता हो तो हम MKS या SI का फार्मूला निकाल सकते हैं, या फार्मूला पता हो तो हम उसकी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो m का हो जाएगा kg, l का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा सेकंड की पावर -3, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये हो गई पावर की यूनिट। तो यहाँ तक हमने आज क्या क्या कवर किया, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आपको, हमें आशा है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हम आगे भी आपके लिए और सारी वीडियोस लाते रहेंगे। हम फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आप जयजीत डिफेंस वॉरियर्स चैनल पे देख रहे होंगे। मैथ की क्लास आयुष सर, फिजिक्स की क्लास मैं कल्पेश ले ही रहा हूँ, और जो रीजनिंग की क्लास है वो विवेक सर ले रहे हैं। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और आप अपने सपनों को साकार करिएगा। सो जय हिंद, धन्यवाद।